चलिए अब देखते हैं टॉपिक 4.5.1 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। दरअसल टेक्स्ट बुक में ये एक अलग से टॉपिक के तौर पे नहीं दिया गया है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ही कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को समझा दिया गया है, लेकिन मेरे तौर पे ये पूरा एक अलग टॉपिक है और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि पूरा मैकेनिक्स आप ले लो तो इसके सभी चैप्टर्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का यूज किया गया है। इसलिए अगर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आपको सही ढंग से समझ में आया है तो ही आप मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चंस, सारी थियरीज, सब कुछ आप ठीक से समझ पाओगे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, component of vector is the effectiveness of the vector in a particular direction। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट आपको किसी एक डायरेक्शन में लेना होता है, तो उस डायरेक्शन में आप जो कंपोनेंट लेते हो वेक्टर का, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर की जो इफेक्टिवनेस है वो बताता है। मुझे पता है कि आपको ये पूरा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बाद में आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। थोड़ा वेट करिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो वेक्टर का कंपोनेंट लेने वाले हैं वो एक्स और वाई डायरेक्शन में लेने वाले हैं। ठीक है। वैसे आप किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, यहाँ तक कि आप किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर का कंपोनेंट x और y डायरेक्शन में लेने वाले हैं। तो ये होगी एक्स वाई एक्सिस। और अब मैं एक वेक्टर ऐसे दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है वेक्टर, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर a। ठीक है, ये वेक्टर a है और सपोज कि ये यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस वेक्टर a का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लूंगा। देखिए, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं वो जरा अच्छे से समझ लेना आप। मैं इस तरह से वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। देखो, ये जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है मैंने, और इसी तरह से इस वेक्टर a के हेड से y एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, ये भी आप देख पा रहे हो कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इससे मुझे इन दोनों एक्सिस के ऊपर वेक्टर a का प्रोजेक्शन मिल रहा है। देखिए, ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का है। ये x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया और ये y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो गया। देखिए, प्रोजेक्शन यानी बेसिकली इस वेक्टर का शेडो। ठीक है। अब देखिए, इस वेक्टर का x एक्सिस के ऊपर शेडो ऐसे मिलेगा और इस वेक्टर का y एक्सिस के ऊपर शेडो ऐसे मिलेगा। तो ऑब्वियसली वेक्टर का शेडो वेक्टर ही होगा ना। तो इस तरह से वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन वो भी एक तरह से वेक्टर ही होगा। अब इन दोनों प्रोजेक्शंस को यानी कि वेक्टर्स को एक नाम दे देते हैं, जैसे कि x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन उसको वेक्टर a1 और y एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसको वेक्टर a2 कह देते हैं। ठीक है। अब आप एक बात क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पे वेक्टर a इजकल टू वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 आप लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से देखें तो ये है पहला वेक्टर और ये है दूसरा वेक्टर, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर। सही है। यानी कि ये a1 प्लस a2 इजकल टू a है। ये पैरेललोग्राम तो बन ही रहा है, राइट।
तो a इजकल टू a1 प्लस a2 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो a1 वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड मैं यहां पे लिखता हूं। सपोज कि a1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ax, और ये जो a2 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है ay। मैं इसको ax और ay नाम दे रहा हूं। तो अब मैं a1 वेक्टर के लिए क्या लिख सकता हूं, समझना जरा। मैं यहां पे a1 वेक्टर के लिए लिख पाऊंगा ax कैरेट i, और a2 वेक्टर के लिए मैं लिख पाऊंगा ay कैरेट j। सही है, ये समझाता हूं। देखिए ये जो वेक्टर है वेक्टर a1, इसके लिए हमने आगे जो एक इक्वेशन पढ़ा है वो मैंने यूज किया है कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। याद आ रहा है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर a1 है इसका मैग्नीट्यूड कितना है ax, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये x एक्सिस है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा कैरेट i। तो a1 की जगह पे मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर यानी कि ax कैरेट i, और a2 की जगह पे मैंने लिख दिया उसका मैग्नीट्यूड कितना कहा मैंने ay। तो ay इंटू कैरेट j, क्योंकि ये y डायरेक्शन है तो कैरेट j। तो इस तरह से आप वेक्टर a के लिए ये इक्वेशन लिख पा रहे हो, ax कैरेट i प्लस ay कैरेट j। ठीक है, अब यहां पे ये जो ax और ay दिख रहा है वही है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। देखिए ax is component of vector a in x direction and ay is component of vector a in y direction। तो इस तरह से ये x और y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स आपको मिले। यहां पे हमने ये 2 डायमेंशनल वेक्टर लिया है, इसलिए वेक्टर a का इक्वेशन जो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है ax कैरेट i प्लस ay कैरेट j। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको ब्रैकेट कर लेता हूं। आप किसी भी 2 डायमेंशनल वेक्टर को x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस तरह से कंपोनेंट के साथ दिखा सकते हो। मीन्स के वेक्टर a इजकल टू ax कैरेट i प्लस ay कैरेट j लिखा है, इसी तरह से आप किसी भी वेक्टर लेट से के वेक्टर p के लिए आप px कैरेट i प्लस py कैरेट j लिख सकते हो। वेक्टर r के लिए आप rx कैरेट i प्लस ry कैरेट j ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हमने जान लिया कि ax और ay ये वेक्टर a के कंपोनेंट हैं। लेकिन अब ये कंपोनेंट अगर मुझे फाइंड करने हैं तो मैं कैसे फाइंड करूं, मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी है ये मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम फोकस करेंगे दरअसल इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, इसके लिए मैं पहले तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को राइट साइड में ले लेता हूं। ये मैंने इसका डुप्लीकेट बना लिया, और अब हम इसको यहाँ पे राइट साइड में ले लेते हैं और इसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे ये है एंगल थीटा। ठीक है, और ये जो नीचे की साइड है उसकी लेंथ है ax, और ये जो येलो वर्टिकल साइड है उसकी लेंथ होगी ay। ये समझ रहे हो आप। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड की फिगर में आई, अगर इसका मैग्नीट्यूड है ay, हमने कहा था ना ये इसका मैग्नीट्यूड ay है, यानी कि इसकी लेंथ है ay, तो ऑब्वियसली ये भी ay हो जाएगा, राइट। और ये जो वेक्टर है वो वेक्टर a है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी वेक्टर a के मैग्नीट्यूड जितनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ a। आ रही बात समझ में। देखिए मैं यहाँ पे अब आगे पाइथागोरस लॉ और ट्रिगोनोमेट्री यूज करने वाला हूं, इसलिए इसमें आपको कहीं भी वेक्टर नहीं लेना है। ट्रिगोनोमेट्री और पाइथागोरस में हम ट्राइंगल की साइड्स की मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसकी लेंथ लेते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे वेक्टर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने, कभी भी वेक्टर नहीं लेना है। चलिए अब इसमें से सबसे पहले हम लेते हैं ax का इक्वेशन। अब मैं आपको याद करा दूं जरा cos थीटा का इक्वेशन क्या होता है। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन
हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये है एडजेसेंट साइड और ये है हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ax अपॉन हाइपोटेनियस a, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन a। तो उसमें से ax का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ax इज इक्वल टू a cos थीटा, राइट। अब ay का इक्वेशन, ay देखिए, इसके लिए साइन थीटा का इक्वेशन यूज करेंगे। आप जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है, ए वाई, और हाइपोटेनियस ए, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। तो उसमें से ए वाई का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। तो ये दो इक्वेशन मिल गए आपको ए एक्स और ए वाई फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास एंगल थीटा है और अगर आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, तो आप उसके दोनों कंपोनेंट्स यानी कि ए एक्स और ए वाई फाइंड कर सकते हो। या फिर ऐसे कहूं कि आप इस वेक्टर की एक्स डायरेक्शन में जो इफेक्टिवनेस है और जो वाई डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस है, वो आप इससे फाइंड कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन हो गया। अब एक दूसरी बात, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा दें, तो पाइथागोरस में से हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सही है। तो इसमें से आप ए का इक्वेशन बना सकते हो। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सही है। ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक और चीज, हम यहां पे टेन थीटा का इक्वेशन अगर लगा दें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपको पता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इसमें से थीटा का इक्वेशन बन सकता है टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये थीटा का इक्वेशन हो गया। अब यहां पे समझिए, देखिए वेक्टर में दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, जो कि आपको इस इक्वेशन से मिल रहा है, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इक्वेशन हो गया। और दूसरी चीज होती है उसकी डायरेक्शन। अब देखिए, वेक्टर की डायरेक्शन कोई एक्स डायरेक्शन में ही या वाई डायरेक्शन में ही या जेड डायरेक्शन में ही या फिर नॉर्थ में ही या फिर ईस्ट में ही, ऐसे तो नहीं होती। वेक्टर की डायरेक्शन तो रैंडम भी हो सकती है। इसलिए वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हमेशा उसके एंगल थीटा को बताया जाता है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड की फिगर में आइए, ये जो वेक्टर ए यहाँ पे दिखाया गया है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब अगर मैं कह दूं कि भाई थीटा 30 डिग्री है, तो आप समझ जाओगे कि ये वेक्टर कैसे ओरिएंटेड होगा, सही है ना। अगर मैं कह दूं कि वेक्टर ए का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो आप वो भी समझ जाओगे कि भाई अब वेक्टर ए किस तरह से होगा। तो इस तरह से मैं अगर किसी भी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो आपको बता दूं, तो आप उसके बारे में एज्यूम कर पाओगे कि ये वेक्टर किस तरह से होगा। इसलिए एंगल को ही डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे ये जो एंगल आपको मिल रहा है वो एंगल ही वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक है मैग्नीट्यूड, तो ये इस इक्वेशन से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और दूसरा होता है डायरेक्शन, तो ये इस इक्वेशन से डायरेक्शन मिल जाएगी। अब देखिए कि इन दोनों में ax और ay का ही यूज हो रहा है। दोनों इक्वेशन में क्या यूज हो रहा है, ax और ay, यानी कि कंपोनेंट्स का यूज हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपको वेक्टर्स के कंपोनेंट पता है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये है कंपोनेंट का एक पहला यूज। अब दूसरी बात, इससे उल्टा आपको यहां पे दिख रहा है
कि अगर आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन है तो आप उसमें से कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। तो ये जो है ये कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? कंपोनेंट्स। तो इस तरह से अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल पता है तो आपको कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, और अगर कंपोनेंट्स पता है तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन मिल सकती है। आप समझ सकते हो कि ये सभी के सभी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले कह दिया कि ये सारे इक्वेशंस आप किसी भी वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसी वेक्टर के लिए। आपके पास एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर उसका एंगल है और अगर उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है तो आप कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो, और उस कंपोनेंट से आप ये सारे इक्वेशंस भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको वेक्टर के कंपोनेंट का एक रियल यूज, एक प्रैक्टिकल यूज समझाता हूं। देखिए, ये एग्जांपल देख के आप ये भी समझ जाओगे कि हमने सबसे पहले वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में जो लिखा था उसका दरअसल मतलब क्या था। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सरफेस दिखा रहा हूं। देखिए, इस तरह से एक सरफेस के ऊपर सपोज कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस तरह से ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस ब्लॉक का सेंटर, ये है सेंटर, और इस सेंटर से पास होने वाली एक्स एक्सिस के लिए मैं ऐसे एक डॉटेड लाइन दिखा देता हूं। ये डॉटेड लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ऐसे ये वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाई और ये जो है एक्स। अब समझिए, अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स। अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हैं, इस तरह से, ये है फोर्स F, और ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैं ब्लॉक के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाते हो 30 डिग्री के एंगल पे, तो इस ब्लॉक को इस सरफेस पे जो स्लाइड करेगा वो फोर्स 10 न्यूटन जितना ही होगा या उससे कम होगा। देखिए, बात को फिर से समझिए। हम यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे लगा रहे हैं। अगर हमने फोर्स ऐसे एक्स डायरेक्शन में ही लगाया होता तो सीधी सी बात थी कि भाई इस ब्लॉक को स्लाइड करने वाला फोर्स कितना है, भाई 10 न्यूटन। लेकिन यहां पे आप 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हो 30 डिग्री के एंगल पे, तो फिर इस ब्लॉक को ऐसे स्लाइड करने वाला जो फोर्स है वो 10 न्यूटन जितना होगा? नहीं, ऑब्वियसली वो 10 न्यूटन से कम होगा। तो वही हमें फाइंड करना है कि इस ब्लॉक को स्लाइड करने में जो इफेक्टिव फोर्स है वो कितना होगा, और वो हमें मिलेगा कंपोनेंट से। इस एफ के एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट से हमें वही फोर्स मिलेगा। और इसी तरह से इस फोर्स की एक इफेक्टिवनेस, एक असर वाई डायरेक्शन में भी जा रही होगी, और वो मिलेगी आपको एफ के वाई कंपोनेंट से, ठीक है। तो इन शॉर्ट, फोर्स एफ की जो एक्स डायरेक्शन में असर है, इफेक्टिवनेस है, वो आपको एक्स कंपोनेंट से मिलेगी, और वाई डायरेक्शन में जो उसकी असर है, जो इफेक्टिवनेस है, वो आपको वाई कंपोनेंट से मिलेगी। आई होप कि अब आपको वो पहली बात, हमने जो कंपोनेंट के बारे में जो पहली बात लिखी है वो आप पढ़िएगा, वो आपको अब समझ में आ जाएगी।
तो चलिए हम इस फोर्स की एक्स डायरेक्शन की इफेक्टिवनेस यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन की इफेक्टिवनेस यानी कि उसका वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं। आप जानते हो कि इसको एफ एक्स और एफ वाई कह सकते हैं और एफ एक्स का इक्वेशन होगा एफ कॉस थीटा और थीटा यहाँ पे कितना है 30 है ना। मैंने ये इक्वेशन यूज किया लेफ्ट साइड वाला ए एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा तो एफ एक्स इजकल टू एफ कॉस थीटा और इसी तरह से ए वाई इजकल टू ए साइन थीटा तो हम एफ आई क्या लिख पाएंगे एफ वाई इजकल टू एफ साइन थीटा लेकिन थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। अब चलिए मैं इस ऊपर के इक्वेशन में f की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। f की वैल्यू है 10 और cos 30 हो जाएगा √3/2 राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कुछ 8.66 न्यूटन यानी कि इस फोर्स की x डायरेक्शन में जो इफेक्टिवनेस है वो 8.66 न्यूटन है, सिर्फ 10 न्यूटन नहीं है। चलिए एफ आई भी फाइंड कर लेते हैं। एफ आई में एफ साइन थीटा तो इसमें एफ की वैल्यू 10 और साइन 30 यानी कि 1/2 तो ऑब्वियसली ये एफ वाई आपको मिल जाएगा सिर्फ 5 न्यूटन। ये हो गया 5 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स आप लगा रहे हो 10 न्यूटन का उसकी वाई डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस कितनी है सिर्फ 5 न्यूटन। तो फिर से ये जो फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन का इसकी एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस है 8.66 न्यूटन और वाई डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस है 5 न्यूटन। तो समझे आप कंपोनेंट से ये जो कंपोनेंट हमने लिए इस कंपोनेंट से आपको फोर्स की एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस मिल रही है। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक्स कंपोनेंट है 8.66 और वाई कंपोनेंट है 5 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करोगे तो 13.66 न्यूटन हो जाएगा और ये फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सिर्फ 10 न्यूटन है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट का एडिशन करके भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा क्योंकि ये वेक्टर एडिशन है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि अगर ये 8.66 न्यूटन आ गया है तो y कंपोनेंट कितना होगा 10 माइनस 8.66, ऐसे नहीं होता। इसमें आपको दोनों कंपोनेंट अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे और ये भी याद रखना कि इन दोनों कंपोनेंट्स का एडिशन वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जितना नहीं होगा। चलिए अभी तक हमने 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए बात की, अब हम 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए यही बात करते हैं, यानी कि उसके लिए इक्वेशंस क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए वैसे तो 3 डायमेंशनल वेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी उसके बारे में कुछ कुछ पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, इसलिए थोड़ी बेसिक चीज़ें 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर। चलिए इसके लिए सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस हम ले लेते हैं और उसमें एक वेक्टर दिखा देते हैं। चलिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये यहाँ पे ओरिजिन ओ और ये है एक 3 डायमेंशनल वेक्टर वेक्टर ए। देखिए ये वेक्टर 2 डायमेंशनल नहीं है, ये एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में नहीं है, ऐसे आपको सोचना है। मीन्स कि ये एक्स और वाई प्लेन से बाहर निकला हुआ है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ऐसे आपको सोचना है, तभी ये 3 डायमेंशन वेक्टर होगा ना। वैसे ही ये बात ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगी। देखिए इसके लिए मैं आपको इस फिगर के सहारे समझाता हूँ।
अब देखिए, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो पीछे है वो एक्स वाई प्लेन हुआ, ऐसे ही ये जो आगे का है ये भी एक्स वाई प्लेन हुआ, फिर ये जो नीचे का है वो एक्स जेड प्लेन हुआ, ये ऊपर का है ये भी एक्स जेड प्लेन हुआ, साइड का ये जो है वो वाई जेड प्लेन हुआ, और ये भी वाई जेड प्लेन हुआ। और इसमें इस एक कॉर्नर से सामने के दूसरे कॉर्नर तक ये वेक्टर ए है। अब आप देख रहे हो कि ये वेक्टर ए इतना बाहर है, देख रहे हो, इतना एक्स वाई प्लेन से बाहर की ओर है। तो अब आपको ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर दिख रहा होगा। अच्छा, इसमें इसके हम कंपोनेंट्स लेंगे तो देखिए इस वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ऐसे आएगा। देखिए पूरी थ्री डायमेंशनल मैटर है, इसलिए आपको थ्री डायमेंशनली सोचना है। इसमें वो पहले जैसा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप नहीं ले सकते, इसलिए आपको समझना है कि इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, मीन्स कि इतना जो होगा वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और इसका y कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो है ये इसका y कंपोनेंट, और z कंपोनेंट समझिए कि यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो होगा वो उसका z कंपोनेंट होगा। ये जो मैंने आपको x y z कंपोनेंट बताए, इसको मैं यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले भी कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया x और ये y और ये z कंपोनेंट। ठीक है, इसको आप हर बार की तरह नाम दे सकते हो। ये x कंपोनेंट है तो ax, ये y कंपोनेंट है तो ay, और ये z कंपोनेंट है तो इसको आप नाम दो az करके। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है तो इसके तीनों एक्सिस के साथ एंगल्स आएंगे। जैसे कि ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है सपोज की अल्फा, फिर इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल है सपोज के बीटा, और इसका जेड एक्सिस के साथ एंगल है ये सपोज की गैमा। तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल याद रखिए अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल याद रखिए बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल याद रखिए गैमा। अब इतनी इंफॉर्मेशन पे से हम इसके कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस थ्री डायमेंशनल वेक्टर का एक थ्री डायमेंशनल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे प्लस ए जेड कैरेट के। ठीक है, वैसे आप किसी भी थ्री डायमेंशनल वेक्टर के लिए ऐसा इक्वेशन लिख सकते हो। अगर वेक्टर क्यू है तो आप लिख सकते हो कि क्यू एक्स कैरेट आई प्लस क्यू वाई कैरेट जे प्लस क्यू जेड कैरेट के करके। अब इसमें से ये जो ए एक्स ए वाई और ए जेड है वो आपको पता है कि इसके कंपोनेंट्स हैं, तो हम इन कंपोनेंट्स की इक्वेशन भी ले सकते हैं। वो इक्वेशंस देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम इसमें ए एक्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। ए एक्स इजकल टू ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। फिर ए वाई का इक्वेशन आप लिख सकते हो, ए वाई इजकल टू ए कॉस बीटा, और ए जेड का इक्वेशन आप लिख सकते हो, ए जेड इजकल टू ए कॉस गैमा। तो इस तरह से अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये तीनों एंगल आपको पता है तो आप इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स ले सकते हो। ये हो गए तीनों कंपोनेंट्स। और दूसरी बात, जैसे हमने टू डायमेंशन वाले वेक्टर में देखा था, इसी तरह से इस वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए इजकल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए।
तो 3 डायमेंशन वेक्टर्स के लिए आपको उसका कंपोनेंट फाइंड करना है तो ये इक्वेशन चलेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपको ये इक्वेशन चलेगा। देखिए इसमें डायरेक्शन के लिए इसका अल्फा, बीटा और गैमा तीनों एंगल फाइंड करने पड़ते हैं, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम स्किप करेंगे। अब एक आखिरी बात हम समझ लेते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में समझाता हूँ। सपोज कि हमें एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 2, उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 2, इसका पोजीशन वेक्टर हमें लेना है। तो पहले तो आप ये ऐसे y एक्सिस और x एक्सिस ले लीजिए इस तरह से। अब समझिए, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ x एक्सिस के ऊपर, ताकि ये पॉइंट में वहाँ पे दिखा पाऊँ। वन, टू, 3 और 4, और यहाँ भी ये 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 3, 2 वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और 2, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगा। सही है, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2। अब इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, अब आप समझिए, अगर मैं इस पॉइंट P से x एक्सिस और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लूँगा तो वो ऑब्वियसली 3 और 2 पे ही आएंगे। सही है, तो अब इसका x कंपोनेंट ये हो जाएगा, और y कंपोनेंट ऑब्वियसली ये हो जाएगा। ये भी सही है। आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, 3 और 2। मैं इसका x कंपोनेंट क्लियरली दिखा देता हूँ ऐसे, और ये y कंपोनेंट मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि इस वेक्टर r का जो x कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और जो y कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2। तो फिर मैं इस वेक्टर r का इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर r इजकल टू 3 कैरेट i प्लस 2 कैरेट j। ठीक है, क्योंकि इसका x कंपोनेंट 3 है और y कंपोनेंट 2 है, तो ये 3 कैरेट i प्लस 2 कैरेट j हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक, देखिए हमने इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिया और उस पोजीशन वेक्टर का ये इक्वेशन है। देखने की बात यह है कि जिस पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर लिया था उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स ही इस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, इस इक्वेशन पे से पोजीशन वेक्टर r के लिए एक जनरल इक्वेशन हम बना सकते हैं, x कैरेट i प्लस y कैरेट j। देखिए मैं यहाँ पे rx कैरेट i और ry कैरेट j नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इस पॉइंट P के जो x और y कोऑर्डिनेट थे वही यहाँ पे कंपोनेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो 3 और 2 थे, आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे वो 3 और 2 मिले थे, लेकिन इन जनरल पॉइंट P लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, पॉइंट P इजकल टू एक्स वाई करके लिखोगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x और y, और वही यहाँ पे आपको कंपोनेंट के तौर पे लिख देना है।
तो ये कंपोनेंट हो गया x और ये कंपोनेंट हो गया y। तो ये जो इक्वेशन है वो 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन हो गया। इसी तरह से आप 3 डायमेंशन में भी पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हो, ऐसे करके वेक्टर r इजकल टू x कैरेट i प्लस y कैरेट j प्लस z कैरेट k। तो ये बन गया इक्वेशन अब 3 डायमेंशन का पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान है अगर आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो तो। आई होप कि आज के ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।